क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। नमस्कार, आर्टम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, एक नई पहल शुरू कर रहे हैं 69th बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें हम बीपीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पैटर्न पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और हम उसे कैसे, जो उसके लास्ट के दो ऑप्शन दिए रहते हैं ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इस ऑप्शन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं इस पे भी हम डिस्कस करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। मिक्स क्वेश्चन होंगे जो हर पार्ट से लिए जाएंगे, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी और ये सब आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला डिस्कशन ऑन बीपीएससी 69 बीपीएससी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन किस वंश का था? रुद्रदामन एक राजा था। ठीक है, रुद्रदामन किस वंश का था? क्षारात्र वंश, चस्टन वंश, यूक्रेटाइडिस वंश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं, ये घा वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कोई राजा एक किस वंश का था ये पूछा तो कई सारे वंश का नहीं हो सकता, वो एक ही वंश का होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अब इसमें से कोई नहीं, इस पर अभी हमें चर्चा करनी है। तो क्षारात्र वंश और चस्टन वंश, ये दोनों वंश जो हैं शक जो राजा थे, शक राज के दो पार्ट में डिवाइड थे, मतलब शकों की दो शाखाएं थी जिसमें दो वंश आते थे। एक था आपका क्षारात्र वंश और दूसरा है चस्टन वंश। चस्टन वंश को कार्दमक वंश भी कहते थे, कार्दमक वंश भी कहते थे। ठीक है, तो एक हो गया आपका क्षारात्र वंश, दूसरा चस्टन वंश। ये दोनों शक की दो शाखाएं थी, शक राज की। ठीक है, और ये यूक्रेटाइडिस वंश, ये तो यहाँ पे था नहीं भारत में, तो इसमें अगर इन तीनों की बात की जाए तो ये नहीं होगा और इसमें चस्टन वंश ही आपका राइट आंसर है। इन सबको इरेज कर दो, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन खा सही है, चस्टन वंश, जिसे हम कार्दमक वंश भी कहते हैं, कार्दमक वंश। रुद्रदामन एक शक राजा था जो कि कार्दमक वंश का राजा था, रुद्रदामन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन खा, चस्टन वंश, या इसमें कार्दमक दिया था तो वो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कनिष्क के विषय में गलत है। अब इसमें कह रहा है कुषाण के संस्थापक कनिष्क थे। फर्स्ट ऑप्शन, कुषाण क्या है? यहाँ पे कुषाण वंश होना था। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क था। फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ग ऑप्शन कह रहा है इसने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। घ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आंसर है। और यह पांचवा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है और इसमें से हमें गलत को बताना है कि गलत कौन सा है इसमें। तो कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क था, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, ये तो हमें पता है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, तो ये तो सही है। और इसमें हमें क्या बताना है? गलत बताना है। तो ये तो सही है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। इसने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति कराई थी, ये क्वेश्चन भी सही है क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क ने कश्मीर में कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाई थी, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब इसमें से घा ऑप्शन देखेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें गलत बताना है। तो और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन का,
इसमें कह रहा है कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क था, तो ये हमारा गलत है और हमें क्या बताना था, गलत। तो ये दोनों तो सही थे लेकिन ये ऑप्शन गलत है, तो 2 का ऑप्शन सही है। तो गलत होते भी वो सही हो गया क्योंकि इसमें गलत ही हमें बताना था और इसमें एक ही ऑप्शन सही मिल रहा है, इसलिए लास्ट के दोनों ऑप्शन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो कुषाण के वंश के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कुषाण वंश क्या था, एक पश्चिम उत्तर भारत की तरफ स्थापित था। मथुरा शैली, गांधार शैली इन्हीं की देन है। तो कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क थे? नहीं। कुषाण वंश का संस्थापक भारत की बात की जाएगी तो विम कैडफिसेस था। विम कैडफिसेस, ठीक। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक विम कैडफिसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद किसकी थ्योरी है? तो ये डार्विन की थ्योरी है। इसमें से सीधे से आपको फैक्ट पता होना चाहिए, फैक्ट तो हिस्ट्री में भी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये साइंस का क्वेश्चन है। विकासवाद किसने कहा था कि विकास जैसे जैसे होता है चीज़ें बदलती रहती हैं, तो ये विकासवाद कहा जाता है। विचारवाद यहाँ भी लग जाएगा, वो हो जाएगा विचार। तो विकास के विचार किसने दिए? तो वो आपके डार्विन ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है पनामा नहर अलग करती है, जोड़ने को नहीं पूछ रहा है, अलग करने को पूछ रहा है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, सेकेंड ऑप्शन उत्तरी अमेरिका को एशिया से, फिर लास्ट थर्ड ऑप्शन यूरोप को एशिया से, घ ऑप्शन एज यूजुअल हमेशा की तरह उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पनामा नहर किसे अलग करती है? जैसे कि हम जानते हैं ना कि यहाँ पे हमारा मैक्सिको रहता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका। यहाँ पे जो एक रहती है वो पनामा नहर है। तो ये नहर ऐसी बनी हुई है जो कि इधर क्या होता है, अटलांटिक सागर होता है और इधर प्रशांत महासागर होता है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, और यहाँ ऊपर क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका। इन दोनों को पनामा नहर अलग करती है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से पनामा नहर अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? इसमें नहीं पूछ रहा है, गुजरती है ये नहीं बताना है, जिससे नहीं गुजर रही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसे बताना है। तो ब्राज़ील कहाँ पे आता है आपका? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये आपका संभवतः आंसर सही हो सकता है। फिर जर्मनी से तो विषुवत रेखा गुजरती ही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है, ये सही है। फिर इक्वाडोर, और भी देख लेते हैं कि कोई थर्ड अगर मैच कर रहा होगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो सकता है, लेकिन इक्वाडोर ये भी दक्षिण अमेरिका में है, भाई इस पर से भी गुजरती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मीन्स 0 डिग्री अक्षांश, तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, इसमें से नहीं गुजरती है, तो सिर्फ आंसर इसमें जर्मनी। और अगर इसमें पूछ लेता है कि विषुवत रेखा किस देश से गुजरती है, तो ब्राज़ील से भी गुजरती है, इक्वाडोर से। अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो डायरेक्टली बस इतना पूछा होता कि विषुवत रेखा किस देश से गुजरती है, तो हमारा आंसर यहाँ पर एक से अधिक होता। क्यों होता? क्योंकि विषुवत रेखा तो ब्राज़ील से भी गुजरती है और इक्वाडोर से भी गुजरती है। और अगर पूछता है विषुवत रेखा किस देश से गुजरती है, तो ब्राज़ील से भी गुजरती है, इक्वाडोर से भी गुजरती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये हमारा राइट ऑप्शन होता। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि किस देश से नहीं गुजरती है, तो हमारा आंसर क्या है? जर्मनी। जर्मनी कहाँ पे है? यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, राज व्यवस्था से। पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन, पंचायत देख रहे हैं, और 73वें संशोधन एक्ट के द्वारा किस अनुसूची को पूछ रहा है, संविधान में जोड़ा गया था।
तो हमें अनुसूची बतानी है जो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया। तो नवी अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या था कि सबसे पहला अनुसूची इसी को जोड़ा गया था 1951 में। और क्या जोड़ा गया था कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर संसद कानून बनाए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे सके, तो वहाँ पे एक प्रावधान डाला गया कि अगर इस अनुसूची में कोई कानून डाला गया है नवी अनुसूची में, तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये नवी अनुसूची उसके लिए लाई गई थी। 10वीं अनुसूची किससे रिलेट है? ये आपके दल बदल कानून से रिलेट है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज की व्यवस्था बात करता है, PRI यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूट की बात करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, ये गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। तीसरा, 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसमें पूछ रहा है सिकंदर के समकालीन था, उससे युद्ध के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो पद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन हो भी सकता है, हो सकता है समकालीन पूछ रहा है। ये तो पूछ नहीं रहा कि सिकंदर का युद्ध हुआ था कि नहीं, पूछ रहा है सिकंदर के समय वो राजा था, एग्जिस्ट था कहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? घनानंद मगध के तरफ था। और सिकंदर कहाँ तक आया था? सिकंदर आया था आपका पश्चिमोत्तर भारत की तरफ, पश्चिमोत्तर भारत के पास आया था। सिंधु के किनारे, मतलब सिंधु के इस पार नहीं आ पाया था, ठीक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका सही विकल्प यहाँ पे है घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है नंद वंश, दूसरा सुंग वंश, मौर्य वंश, चौथा हर्यक वंश। इसको हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था? अगर इसमें बात की जाए तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में क्वालिटी क्या है कि इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। ये भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जो राजा बनता तो वो अपने पिता को मारकर राजा बना था, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है। फिर हर्यक वंश के बाद तो आपका चौथा पहले आएगा। तो इस ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा? हर्यक वंश के बाद आया था आपका नंद वंश। महापद्म नंद इसके संस्थापक थे। घनानंद के समय सिकंदर आए थे। तो ये आपका पहला ऑप्शन सेकंड होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये है राइट ऑप्शन आपका। अब इतना एलिमिनेट कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइट आंसर है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस कर ही लेते। तो नंद वंश की हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। इस नंद वंश का अंतिम शासक कौन बना था? घनानंद। और घनानंद के बाद घनानंद को सत्ता से हटा करके इसने कौन बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। तो तीसरा आपका थर्ड नंबर पे। फिर उसके बाद जब मौर्य वंश खत्म होने लगा, पतन हो गया, तो उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के जो आखिरी राजा थे बृहद्रथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, और किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की। तो लास्ट इसमें क्या है? 2, ठीक। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ख, विकल्प ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सिकंदर ने तक्षशिला पर आक्रमण किया था। ऑप्शन क दिया है 1327 ईसा पूर्व, ऑप्शन दिया है क 1327 ईसा पूर्व। तो 1327 तो वैसे भी गलत है, क्योंकि घनानंद किसके समय था? सिकंदर के समय था, तो 1300 तो गलत ही है। फिर खा 326 ईसा पूर्व, गा 356। इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है, तो 326 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, मतलब कहाँ पे? वल्लभी, आज प्रेजेंट टाइम में भी वल्लभी थोड़ा समझ जाएंगे आप, वल्लभ भाई पटेल से अगर जोड़ के देखें तो। वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है गुजरात, तो इसमें आपका राइट आंसर गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, सुमेलित करना है। तो इसमें बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई थी, तो उन्हीं को मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय। और अजातशत्रु किस वंश का था? अजातशत्रु हर्यक वंश का था, यानी कि पितृहंता वंश का। पितृहंता, इसने अपने पिता को मार के सत्ता हासिल की थी। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी। सेकेंड बौद्ध संगीति, अगर इस हिसाब से हम देखते हैं, आ को 2 से मैच कराना है, तो आ को 2 से, तो ये दिख रहा है। देखते हैं आगे भी सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें से गलत भी हो सकता है और फिर में कोई नहीं ऑप्शन भी दिया रखा है, तो हमें देखना पड़ेगा एक एक को बारीकी से। तो सेकेंड बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय। कालाशोक क्या था? हर्यक वंश के बाद कालाशोक, मतलब कि शिशुनाग वंश आए थे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आए थे, और कालाशोक शिशुनाग वंश का ही राजा था। तो अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय ही हुई थी, तो ये तो सामने ही है, ठीक है। बा का क्या होगा? बा का 4, ठीक है। सा का 3, ये भी सही है। अभी भी हमें पूरा देखना पड़ेगा चौथा ऑप्शन, क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर में से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है, इसलिए हमें चारों को चेक करना पड़ेगा। तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी। अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य का। और लास्ट इसमें पूछा चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, तो जो बच रहा है उसको मैच कर देंगे, कनिष्क के समय हुई थी। तो ये क्या है आपका राइट ऑप्शन में ग है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण। जब मौर्य समाप्त हो गए थे, मौर्य साम्राज्य पतन हो गया था, तब कुषाण वंश की स्थापना हुई थी, ठीक। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें क्या है? राइट ऑप्शन आपका गा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता कहिए, चाहे इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, चाहे इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहिए, चाहे इसको हड़प्पा सभ्यता कहिए, ये सभी इसी के नाम है। हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब इसी के नाम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है महान स्नानागार कहाँ से मिला है? स्नानागार, बहुत बड़ा बाथरूम, कहाँ से मिला है? तो ये आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा से आपका अन्नागार मिला है। कुछ अदर फैक्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा से आपके अन्नागार मिला है। लोथल से आपका गोदीबाड़ा मिला है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट ने जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला है किसको? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिगट ने बोला है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर का, नंबर नहीं है, का है, ऑप्शन का मोहनजोदड़ो, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? वैसे तो जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म नाम इंडिकेट करके दिया। अगर सीधे से पूछ ले त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न अगर यहाँ पे पूछा था कि त्रिरत्न क्या अभिप्राय है, और बौद्ध धर्म न देकर त्रिरत्न पूछा होता तो यहाँ पे हम जैन से लगाते कि जैन के 3 रत्न, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है, ये उसकी बात करता है सम्यक। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में क्या है त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है। क्या त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, शील समाधि संघ है,
कि उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त विनय अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये त्रिपिटक में भी हो सकता है क्योंकि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे। बुद्ध धम्म संघ ये भी हो सकता है। सील समाधि के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो इसमें इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है। अगर ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो हमारे नीचे के ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ख, बुद्ध धम्म संघ। कहते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध धर्म के ये 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मतलब ज़्यादातर पाचन किस अंग में होता है? पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिकांश भाग की बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाचन? पाचन तो सब में होता है, पैनक्रियाज में भी होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, इन तीनों में होता है, लेकिन अधिकांश भाग की बात है तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा तो किसी एक में है। किसमें? छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी जो हम लेते हैं खाने वाने में, वैसे तो नॉर्मली नहीं लेते हैं, लेकिन जब अलसी लेते हैं तो वो किस चीज़ के लिए एडवाइस दी जाती है कि अलसी लेना चाहिए? तो वो ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें? विटामिन सी, आवश्यक अमीनो एसिड, ओमेगा 3, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। तो विटामिन सी तो खट्टे फलों की बात करता है, अलसी का उससे ताल्लुक ज़्यादा है नहीं, तो हम इसको नहीं समझेंगे। नेक्स्ट, आवश्यक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड है मतलब प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अमीनो एसिड। ठीक, और ओमेगा 3 ये फैटी होता है, मतलब वसीय अम्ल। तो अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी से तेल बनता है ना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ओमेगा 3, यानी वसीय अम्ल है, इसका प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मनुष्य के गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः किसकी बनी होती है? पत्थरी का निर्माण किन तत्वों से होता है उसकी बात हो रही है। कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम सल्फेट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक से तो बनेगी नहीं, किसी एक ही से बनेगी। अब उपयुक्त में से कोई नहीं, अब ये तो देखना पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप कैल्शियम ही पकड़ लोगे तो आप अपना आंसर समझ सकते हो ऑप्शन का, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर सिर्फ कैल्शियम दिया होता तो वो ऑप्शन गलत होता। कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट होना ज़रूरी है, ये पत्थरी का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट से पत्थरी बनती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? यूरिया को किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? ऑप्शन दिया है आंत, आमाशय, गुर्दा, नन ऑफ दिस, मतलब सॉरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और लास्ट दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूरिया कहाँ होती है? यूरिन वगैरह, यू से यूरिया, यू से यूरिन। तो यूरिन, रक्त से जब यूरिया को अलग कर देते तो यूरिन के थ्रू बाकी निकल जाता है वेस्ट, यूरिया उसी के थ्रू बाहर चले जाता है। तो ये क्या होता है इसमें, ये काम क्या किसका होता है? यूरिन निकालना बाहर, ये आपका किडनी का काम होता है। ठीक है, किडनी का। किडनी किसे कहते हैं? गुर्दे को कहते हैं, इसे वृक्क भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? तो यूरिया जो होता है आपके ब्लड से, डायलिसिस की प्रोसेस होती है ना, जिसमें कि ब्लड से यूरिया और जो वेस्टेज होते हैं उनको अलग किया जाता है, तो वो किडनी के थ्रू होता है। किडनी उसे अलग करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बेरिंग जल संधि अलग करती है
बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका को एशिया से, यूरोप को एशिया से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेरिंग जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करती है। बेरिंग जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से, तो किसी एक ही को अलग करेगी, सबको साथ में अलग नहीं करेगी। तो बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका ऊपर की तरफ जब आप देखोगे, इधर अमेरिका दिखता है, इधर जरा सा एशिया दिखता है, तो इसके बीच में बेरिंग जल संधि आती है। तो आपका राइट ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 19 यूराल पर्वत किसको अलग करता है? यूराल पर्वत उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से, तो हमने पनामा पढ़ा था। उत्तरी अमेरिका को एशिया से, यूरोप को एशिया से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूराल पर्वत कहाँ पे है? यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। जैसे यू है, यू से यूरोप, यू से यूराल, तो यूरोप को एशिया से अलग करता है। ऐसे इधर रसिया है, रूस, और इधर बाकी सब यूरोप के कंट्रीज है, छोटे छोटे, यूक्रेन वगैरह, तो यहाँ पे यूराल पर्वत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स की। तो आल्प्स कहाँ पे है? आल्प्स आपका यूरोप में आता है, ये पर्वत यूरोप में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, तो वो आपका राइट ऑप्शन क्या है इसमें? माउंट ब्लैक। और एकांका गुहा यहाँ पे नहीं है, ना मैटरहम यहाँ पे है। ठीक है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विश्व का पहला उद्यान है, विश्व का पहला उद्यान यानी कि पार्क, उद्यान का मतलब होता है पार्क। तो विश्व का पहला पार्क है येलो स्टोन पार्क। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ब्राजील के कहवा के बागों को कहते, कहवा क्या होता है? कहवा होता है आपका कॉफी, कॉफी के बागों को। और ब्राज़ील कहाँ पे है आपका? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है, यहीं पे अमेज़न नदी पाई जाती है। अमेज़न विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तो ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? कसावा, टूकन, फजेंडा, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ग, फजेंडा इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। किसानों का देश कहा जाता है? जर्मनी को, फ्रांस को, इटली को, एक से अधिक, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। किसानों का देश कहा जाता है, ये तीनों तो यूरोप के कंट्री है, पहली चीज़। और हम सोचेंगे यूरोप बहुत डेवलप कंट्री है, वहाँ पे क्या खेती क्या किसानी, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, खेती किसानी वहाँ भी बहुत अच्छी चलती है। तो किसानों का देश किसे कहा जाता है? तो इसमें आपको फ्रांस ऑप्शन सही होगा। और मोस्टली लोग सोचेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से स्थलबद्ध देश नहीं है पूछा है, तो पहले तो देखते हैं स्थलबद्ध का मतलब है लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब ऐसा देश जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। तो वो कौन सा देश है? चिली। चिली कैसे है? चिली कहाँ पे है? चिली आपका साउथ अमेरिका में है और इधर ही की तरफ है, ये प्रशांत महासागर है और यहाँ पे आपका चिली है। तो चिली तो स्थलबद्ध देश नहीं है, ये तो स्थलबद्ध देश नहीं है, ये आपका सही है। नेक्स्ट बोलिविया, बोलिविया स्थलबद्ध देश है और पराग्वे भी स्थलबद्ध देश है।
तो चिली क्या है, ये कोस्टल एरिया में आता है, तो आपका राइट ऑप्शन में क्या होगा, चिली, ऑप्शन क। त्रिपिटक क्या है, पीछे के किसी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, त्रिरत्न त्रिपिटक, उसमें भी आया था। तो त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक गांधी जी के 3 बंदे थे, नहीं, बुद्ध के उपदेश थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको तो त्रिमूर्ति बोला जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये त्रिमूर्ति है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये भी नहीं है, तो एक से अधिक भी, तो ये भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन ख, ऑप्शन यहाँ बच रहा है। तो त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, तो बुद्ध के उपदेश दिए, त्रिपिटक, सुत्त पिटक जिसमें सिद्धांतों की बात की गई है, विनय पिटक जिसमें नियमों की बात की गई है, और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक किस में होते हैं, बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है, सांख्य का है, नहीं, सांख्य का नहीं है, वेदांत, वेदों में भी नहीं है, ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। इसमें एक कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर, अनात्मवाद और एक होता है अनेकात्मवाद, ठीक है, इसमें आत्म के पहले अन लग गया है और इसमें अनेक लग गया है। तो जो अनात्मवाद होता है ये बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है, और अनेकात्मवाद क्या है, ये आपके जैन धर्म से रिलेटेड है। मतलब अलग अलग जो आत्माएं हैं, जीव हैं, उनके अलग अलग विचार हैं, अनेक आत्माएं और उनके अनेक विचार, इससे क्लियर होता है ये जैन धर्म से है। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन की, इसको समझ जाओगे तो दूसरा आपका बौद्ध दर्शन की बात करता है। 27 गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अब ये प्लेस को पूछ रहा है कि व्यक्ति को, तो इसमें प्लेस के बारे में तो दिया नहीं है। अगर अंतिम उपदेश दिया, अगर सारनाथ में तो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, तो इसमें पूछा है अपना अंतिम उपदेश दिया था किसे, कोलिए को, साक्य को, सुभद्र को, तो यहाँ पे हम सीधा ऑप्शन पकड़ते हैं 27वां का ग, सुभद्र को दिया था। अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी, तो हमने फर्स्ट बौद्ध संगति, एक बार इसी तरह रिवीजन भी हो जाएगा। फर्स्ट बौद्ध संगति किसके समय हुई थी, हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु के समय हुई थी, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय हुई थी, कालाशोक के समय हुई थी। ये किस वंश का राजा था, अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा था। कालाशोक शिशुनाग वंश का राजा था। तृतीय बौद्ध संगति किसके समय हुई थी, अशोक के समय हुई थी, जो कि मौर्य साम्राज्य का राजा था, ठीक है, मौर्य सम्राट था। तो अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में अशोक के समय में हुई थी। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें 28 का ग ऑप्शन सही है। चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। तथागत किसका नाम था, तथागत, महावीर स्वामी, जब इनको ज्ञान मिल गया तो महावीर स्वामी कहलाए थे जिन और कैवल्य, तो महावीर स्वामी तो नहीं हो सकते, इसका राइट ऑप्शन। चाणक्य का क्या नाम था, चाणक्य का नाम तो कौटिल्य था और विष्णुगुप्त था, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, इसे भी काटो। फिर गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था तो वो कहलाए शाक्य मुनि बुद्ध, क्योंकि इनका रियल नेम तो सिद्धार्थ था, ज्ञान पाने के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा, तो ये शाक्य मुनि बुद्ध और तथागत कहलाए। गौतम बुद्ध ज्ञान पाने के बाद तथागत कहलाए, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा 29 का ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हम, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम, शून्यता का सिद्धांत, इसे माध्यमिक दर्शन भी कहते हैं, माध्यमिक दर्शन भी कहते हैं, ठीक, एक विचार है। इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध कौन था, उस दार्शनिक का नाम बताना। फिलोसोफर नागार्जुन, नागसेन, आनंद। तो नाग से कंफ्यूजन हो सकती है कि इन्हीं दोनों में से कौन है, तो नागार्जुन और नागसेन। तो मिलिंद पन्नोह का संबंध नागसेन से है और नागार्जुन का संबंध शून्यता के सिद्धांत से है, यानी कि आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत जिसे माध्यमिक दर्शन भी कहते हैं,
इसका प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा। इसमें हम धीरे धीरे और इन्हेंस करेंगे इसकी क्वालिटी को, इसकी चीज़ों को, क्वेश्चंस को इम्प्रूव करेंगे ताकि आप अपने बीपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर सकें, पीटी को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।